प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में क्या पढ़ना है हमें। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने में qx जमा rx हो, यानी px बराबर में gx इंटू qx प्लस rx है। विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए भाग देते हैं। 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 भाज्य है तथा x प्लस 2 भाजक है। अब हमें इस x में ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि 2x का वर्ग आ जाए। तो अगर मैं x में 2x से गुना करूं तो 2x का वर्ग आ जाएगा। इसीलिए ये 2x हमारा भागफल होगा। अब इस 2x से हम x प्लस 2 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2x का वर्ग जमा 4x। तो इसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे। अब घटा करने के लिए हमें इसके साइन को बदलना होगा, तो हम प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे तथा यहाँ पर क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका अर्थ है कि यहाँ प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। अब अगर मैं 2x वर्ग में से 2x वर्ग को घटा दूं तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार 3x में से अगर 4x घटाऊं तो माइनस का x आएगा, प्लस हम ऊपर से ये 1 नीचे लिख लेंगे। अब इस x में हमें ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि माइनस का x आ जाए। तो अगर मैं -1 से x में गुना करूं तो माइनस का x आएगा। अब -1 से x प्लस 2 में गुना करने पर माइनस का x माइनस का 2 आएगा। आगे अब हम फिर से इसके साइन को चेंज करेंगे। माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा तथा फिर से ये माइनस का साइन है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस के x में प्लस का x करने पर आंसर 0 आएगा तथा प्लस के 1 में प्लस का 2 करने पर प्लस का 3 आएगा, यानी ये जो प्लस का 3 है वो शेषफल है। तो चलिए अब हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। यहाँ पर px बराबर है 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1 के, gx बराबर है x जमा 2 के, qx बराबर है 2x माइनस 1 के तथा rx बराबर है 3 के। तथा विभाजन एल्गोरिथम होता है px बराबर में gx इंटू में qx प्लस rx। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं।
px, gx, qx तथा rx का। तो ये आएगा 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x प्लस 2 गुने में 2x माइनस 1 प्लस 3। इसको आगे हल करने पर यह आएगा 2x का वर्ग माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। इसको आगे हल करते हैं हम, तो यह आएगा 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1। तो आप देख सकते हैं कि px का मान जो है वो बराबर आ गया है gx इंटू qx प्लस rx के। तो यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई है, दोनों बराबर हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि विभाजन एल्गोरिथम में px का मान बराबर होता है gx गुने में qx जमा rx, जहां पर px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ज्ञात है। हल देखते हैं। क्योंकि दो शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 हैं, इसीलिए x माइनस वर्गमूल 2 गुने में x प्लस वर्गमूल 2 जो कि बराबर आता है x का वर्ग माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणक है। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और दिए गए बहुपद को x वर्ग माइनस 2 से भाग करेंगे। दोस्तों, आप इस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाग देने के लिए हमने बहुपद को भाज्य के रूप में लिखा है तथा इसके गुणक यानी x वर्ग माइनस 2 को भाजक के रूप में लिखा है। अब भाग देने के लिए आपको पता होगा स्टेप्स कैसे करते हैं हमें क्या करना है, हमें x वर्ग में किसी ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि 2x की पावर 4 आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x की पावर 4 को भाग देंगे x स्क्वायर से यानी x वर्ग से, तो बराबर आएगा 2x का स्क्वायर यानी 2x वर्ग। अब इसको हम भागफल की जगह पर लिखेंगे और इस भागफल से हम इसके भाजक को पूरी तरीके से गुना करेंगे, यानी 2x वर्ग से हम गुना करेंगे x वर्ग माइनस 2 को। इससे हमें प्राप्त होगा 2x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 2। इसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे कुछ इस प्रकार ताकि पद समान रहे, यानी कि 2x की पावर 4 को हम x की पावर 4 के नीचे लिखेंगे तथा माइनस 4x की पावर 2 को x की पावर 2 जहां है उसके नीचे लिखेंगे। अब इसको घटाने के लिए हमें इसके साइन को बदलना होगा, तो
यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है और इसके नीचे हम माइनस लिखेंगे। अब 2x की पावर 4 में से अगर 2x की पावर 4 को घटा दे तो आंसर आएगा 0। इसी प्रकार -3x के वर्ग में 4x के वर्ग को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा प्लस का x वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि हमने x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 वाला पद लिखा था तथा x वर्ग के नीचे x वर्ग वाला पद लिखा था। अब बाकी पदों को हम नीचे लिखते हैं, जैसे -3x का घन प्लस का 6x माइनस का 2। अब फिर से हमें x स्क्वायर यानी x वर्ग में इसी संख्या से गुणा करना है ताकि -3x का घन आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम -3x घन को भाग देंगे x वर्ग से, तो हमें प्राप्त होता है -3x। यानी अब भागफल में हम -3x लिखेंगे और इस -3x से हम x वर्ग -2 को गुना करेंगे। तो गुना करने पर हमें प्राप्त होता है -3x का घन प्लस 6x। अब फिर से हम इसके नीचे इसको इस प्रकार लिखेंगे ताकि समान पद के नीचे समान पद आ पाए, जैसे x घन के नीचे x घन का पद तथा x के नीचे x का पद। अब फिर से हम इसके साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर घटा का साइन है यानी माइनस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। अब -3x घन में अगर +3x घन करें तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार प्लस 6x में से अगर माइनस का 6x करें तो आंसर 0 आएगा। बाकी पदों को हम नीचे लिख लेते हैं, जो है x का वर्ग -2। अब फिर से हम x वर्ग में इसी संख्या से गुना करेंगे ताकि x का वर्ग आए। तो क्योंकि दोनों संख्याएं समान हैं तो हम 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने के बाद हमें यहाँ पर प्राप्त होगा x वर्ग -2। फिर से हम साइन को चेंज करेंगे, प्लस का माइनस तथा माइनस का प्लस। अब आप x स्क्वायर में से यानी x वर्ग में से x वर्ग को घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार -2 में प्लस का 2 करेंगे तभी भी आंसर 0 आएगा यानी कि 0। तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भागफल। अब इसमें हम लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम। तो 2x की पावर 4 -3x की पावर 3 -3x की पावर 2 प्लस 6x -2 बराबर आएगा x का वर्ग -2 गुने में 2x का वर्ग -3x प्लस 1। अब हम इसको आगे फिर से गुणनखंडन करेंगे। इसका गुणनखंड करने पर 2x - 1 गुने में x - 1 इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अब अगर शून्यक निकालना है हमें तो हम 2x - 1 गुने में x - 1 के बराबर में शून्य रखेंगे। यहाँ से हमें प्राप्त होगा या तो 2x - 1 बराबर 0 है या x - 1 बराबर 0 है, यानी या तो x बराबर 1/2 है या x बराबर 1 है। अतः दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक 1/2 और 1 हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों की जितनी हो सके उतनी अधिक प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो से हम नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल गोविंद भगत नामक पाठ के तीसरे वीडियो को देख रहे हैं और इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के संगीत का माधुर्य। ये संगीत इतना मधुर है जिसका वर्णन
लेखक ने कई बार अपने इस लेख में किया है। वीडियो संख्या 2 में भी इसका वर्णन किया गया है। लेखक इसी संगीत के माधुर्य का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि भादों की रात है और बहुत ही तेज बारिश हुई थी और वह खत्म हो गई। बिजली की जो तड़प है यानी बिजली कड़क रही थी और दादुरों की और झिल्लियों की, जो मेंढक होते हैं उन्हें दादुर कहते हैं, तो उनकी जो आवाजें हो रही थी वो इस परिदृश्य में बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो नहीं रुक सकता। वे गा रहे हैं और गा कैसे रहे हैं? हाथों में खंजड़ी लेकर। और ये खंजड़ी क्या होती है? ये खंजड़ी दरअसल भजन कीर्तन करने के काम आने वाला एक वाद्य यंत्र है। वो इसे बजा रहे हैं और गा रहे हैं। गीत के बोल लेखक लिखता है, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चहुक उठे। इस पूरी की पूरी पंक्ति की व्याख्या में लेखक आगे लिखता है और कहता है कि अंधेरी रात में जब ये गाना गाया जा रहा है और जो बाल गोविंद भगत के संगीत का ये जो स्वर है वह लोगों को निस्तब्ध किया हुआ है, यानी लोग जो है बहुत ही ठहर गए हैं और उस संगीत को सुन रहे हैं और ऐसे में बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, जाग रहे हैं। लेखक ने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के संगीत का बहुत ही प्रभावी चित्रण किया। आइए अब हम आगे देखते हैं कि लेखक ने और क्या कुछ कहा है। जानने से पहले आइए उस दृश्य को देख लेते हैं जिसका वर्णन लेखक कर रहा था। स्क्रीन पर जो आप चलचित्र देख रहे हैं, इस चलचित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार बारिश हो रही है और इतने सुहावने मौसम में बाल गोविंद भगत का संगीत मन को शांति देने। आगे लेखक कहता है कि कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते। अब ये प्रभातियां क्या हो? प्रभातियां दरअसल प्रभात यानी जो पहले दूसरे प्रहर में गाया जाने वाला जो गाना होता है उसे कहते हैं, यानी भोर में गाया जाने वाला गाना। तो कार्तिक मास में वह सुबह सुबह उठते थे और स्नान को जाते थे। कहाँ जाते थे स्नान को? गंगा नदी के पास। और नहा धोकर आते थे और अपनी खंजड़ी लेकर वहीं पर पोखर के पास बैठकर टेरने लगते थे। टेरने का मतलब होता है रटना, यानी गाने को गाने लगते थे। यहाँ पर आप बाल गोविंद भगत का भक्ति भाव देख सकते हैं। और ये जो मौसम है, कार्तिक का ये जो मौसम है, इस मौसम में बहुत ही ठंड है, दांत के टिटाने वाली ठंड है, पर बाल गोविंद भगत कमजोर नहीं है। वो गया, सुबह सुबह उठा, जब रहस्यमय वातावरण था, जब सारा वातावरण बहुत ही अजीब मालूम पड़ रहा था क्योंकि अभी सूरज ही नहीं निकला था, मात्र शुक्र तारा निकला था, ध्रुव तारा निकला था। उसी वातावरण में, उसी रहस्यमय वातावरण में जाकर बाल गोविंद भगत अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगत हैं वो बाल गोविंद भगत हैं, वे गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि ऐसा लगता था जैसे मानो वह उठकर अभी नाचे। ठंड का ऐसा वातावरण है, फिर भी उनके भक्ति का तेज देखिए कि बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु दिख रहे हैं। श्रम बिंदु कहते हैं पसीने को, तो पसीना आ रहा है। और ये लेखक ने कब देखा? जब लेखक एक बार इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकला और उसने देखा कि किस प्रकार जो बाल गोविंद भगत है वे गा रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक गर्मियों का चित्रण करता है। सांझ का अर्थ होता है शाम, तो शाम के समय होता है, बाल गोविंद भगत निकल जाते हैं और वे बाल गोविंद भगत संगीत साधना में लीन हो जाते हैं और अपने घर में ही आसन जमा कर बैठ जाते हैं। गांव के लोग जो हैं, जो उनके संगीत के प्रेमी हैं, वो भी जुड़ जाते हैं और सभी लोग खंजड़ी और करतालों, करताल मतलब होती है तालियां, तो तालियों से उनका संगीत सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बाल गोविंद भगत की एक भजन मंडली बन गई है। उनके संगीत का प्रभाव देखेंगे कि लोग किस प्रकार उनके संगीत और भक्ति भाव से मोहित हो गए हैं कि उनकी एक अलग भजन मंडली बन गई है। और जो उनका जो सुर और ताल का उतार चढ़ाव है वो श्रोता के मन में भी ऊपर उठने लगता है।
कैसे लोगों का मन मुग्ध हो जाता है, संगीत का जादू चल जाता है। बाल गोविंद भगत सबके तन मन को नृत्यशील कर देते हैं। नृत्यशील का मतलब होता है नाचने को तैयार कर देते हैं। तो नृत्यशील कर देते हैं, नृत्य में कर देते हैं, यानी सब नाचने लगते हैं। और ये कैसे संभव है? क्या बाल गोविंद भगत कोई जादूगर है? नहीं, वो एक भक्त हैं, इसीलिए उनका नाम बाल गोविंद भगत है। वो भक्त हैं और उनकी भक्ति की पवित्रता का ये कारण है कि लोग जो है वो नृत्यशील हो गए हैं, यानी नाचने लगे। आगे लेखक बताता है कि एक बार की बात है, बाल गोविंद भगत के संगीत का जो चरम उत्कर्ष है, यानी जो चरम बिंदु है, यानी जो सबसे ऊंचा स्तर है, वो लेखक को तब दिखाई दिया जब भगत का बेटा मर गया। भगत का एक लौटा बेटा था, बहुत ही सुस्त था, बोदा सा, यानी थोड़ा बुद्धू सा था। लेकिन कभी भी बाल गोविंद भगत ने उसके प्रति हेय दृष्टि नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो मानता था कि ऐसे लोगों को ही और प्यार करना चाहिए। यहाँ पर हमें भगत की मानवीय दृष्टिकोण के, मानवीय विचार के दर्शन होते। लेखक आगे कहता है, अपने इस बेटे की शादी एक लड़की से करा दी और पुतोहू इतनी अच्छी थी, यानी बहू इतनी अच्छी थी, पुत्र वधू इतनी अच्छी थी कि उसने पूरे घर को जोड़कर। लेकिन जब उनका बेटा बीमार पड़ा, उनकी बहू ने कभी उनको इस बात की सूचना नहीं दी, क्योंकि वह बाल गोविंद भगत के उस बेटे का, उस बुद्धू से बेटे का बहुत ध्यान। आगे लेखक कहता है कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो लोगों को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि बाल गोविंद भगत का बेटा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? उन्होंने व्यंग किया है कि इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत कि किसी का बेटा, कि किसी की मृत्यु हो गई है। उसने आज वर्तमान समाज पर व्यंग किया है। उसने बताया है कि किस प्रकार आज के हमारे सामाजिक जो बंधन है। आइए विद्यार्थियों, अब वक्त है जानने का कि आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना कैसी, साथ ही लेखक की रचना शैली जो है उसकी क्या क्या विशेषता है। मुझे आशा है कि घर पर जाकर इस पाठ को पढ़कर आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र का अगला अंश पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिज भाग 2 में संकलित है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बाल गोविंद भगत की जीवनचर्या जानेंगे। आइए शुरू करते हैं ये पाठ और जानते हैं बाल गोविंद भगत की जीवनचर्या के बारे में। अब तक हमने जाना बाल गोविंद भगत एक साधु की तरह दिखने वाले व्यक्ति थे, साथ ही वह एक गृहस्थ भी थे। आगे लेखक कहता है कि जो बाल गोविंद भगत है वे खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत साधु थे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले तो लेखक कह रहा था कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, अब वह साधु कह रहा है। यहां पर लेखक बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में बता रहा है कि जो बाल गोविंद भगत है वह अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से साधु थे, सज्जन थे और कबीरपंथी थे, यानी कबीर की पूजा करते थे। साधु थे तो किसी ना किसी की आराधना तो करते ही हैं, तो वह कबीर की साधना करते थे। ये वही कबीर हैं जिसका अध्ययन आपने 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में किया था। तो जो बाल गोविंद भगत हैं वे कबीर दास की उपासना करते थे, उन्हें ही साहब मानते थे। साहब का मतलब होता है श्रद्धेय, श्रेष्ठ, श्रद्धेय, श्रेष्ठ। और कबीर के नियमों का पालन भी करते थे। कैसे कैसे नियम करते थे? देखिए, कबीर दास के ही गीत गाते थे,
उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार यानी मन में कोई बात ना रखना, जो स्पष्ट बात हो वही कहना, और किसी से भी बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ा करते थे। किसी की चीज बिना पूछे इस्तेमाल भी नहीं करते थे और इन सारे नियमों का इतनी कड़ाई से पालन करते थे कि लोगों को भी हैरानी होती थी। इससे हमें पता चलता है कि जो बाल गोविंद भगत है वो एक अनुशासित व्यक्ति थे। साथ ही वह लोगोन्मुखी विचार रखते थे, यानी लोगों का हित चाहने का सोचते थे। कैसे लोगों का हित चाहने का सोचते थे? यानी जो कुछ भी खेत में पैदा होता था वह कृषि करते थे। जो कुछ भी खेत में पैदा होता था उसे ले जाकर वह कबीर के दरबार में रख देते थे। क्यों रख देते थे? कबीर को उसकी क्या आवश्यकता होती थी? कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जो लोग उस चीज की जरूरत महसूस करते थे वह उसे अपने घर ले जाते होंगे, उससे कुछ सामान लेते होंगे, यानी वहां पर रखे हुए सामानों को प्रयोग करते होंगे। तो वह लोगों का सोचते थे, लोगोन्मुखी विचार था उनका। साथ ही वे त्यागी थे। अपने घर की पूरी फसल ले जाकर कबीर के मंदिर में रख देना और उससे जो कुछ बचे, जो प्रसाद बचे, उसे ही अपने घर में लेकर आना और अपना जीवन चलाना। इससे मनुष्य की त्यागी प्रवृत्ति का पता चलता है। स्क्रीन पर जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये जो बिंदु हैं वे सभी बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं हैं। इन सब से हमें यह पता चला कि बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, जो कि बहुत ही अनुशासित थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। साथ ही वे त्यागी प्रवृत्ति के थे, त्याग करना जानते थे, उन्हें कभी मोह नहीं था संसार का, और लोकोद्धार की भावना थी, यानी लोगों का हित करना चाहते थे। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब लेखक कहता है कि ये सब तो उनकी अच्छी बातें हैं ही, जैसे अभी हमने कहा कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं थी, तो ये सब तो विशेष बात है ही, पर लेखक को जो सबसे अच्छी बात लगती थी वो लगती थी उसका मधुर गाना। यानी बाल गोविंद भगत जो हैं वे बहुत ही मधुर गाते थे। और यहाँ पर आगे लेखक कहता है कि जो आषाढ़ की बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और चारों ओर खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई है, हल चल रहे हैं, रोपनी चल रही है, और ऐसे में जो आसमान है वो बादल से घिरा हुआ है, धूप नहीं है, ठंडी ठंडी प्रवाही चल रही है, और जो बाल गोविंद भगत हैं वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, कीचड़ से लिपटे हुए शरीर में रोपनी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेखक ने कितनी विशेष प्रकार की शैली का प्रयोग किया है कि आषाढ़ के मौसम का वर्णन भी किया है और उस पूरे वर्णन को लाकर स्थापित कर दिया है पाठ के विषय की ओर, जो कि है बाल गोविंद भगत। अब देखिए कैसे वो जोड़ता है बाल गोविंद भगत से ये दृश्य। वे कहता है कि उनकी उंगली एक एक करके धान के पौधों को रोप रही है और उनका जो कंठ है वह संगीत का ऐसा स्वर उत्पन्न कर रहा है जो कि स्वर्ग की ओर जा रहा है। यानी भगत का जो गीत है वो बहुत ही मधुर है। यहाँ पर लेखक ने उसके गीतों की मधुरता का वर्णन किया है और उसके जो गीत का जादू है वो इस कदर है कि लोग साथ ही साथ गुनगुनाने लगे हैं उसके गीत के, और जो रोपने का क्रम है वह संगीत के आधार पर चल रहा है। यानी जो लोग रुपाई कर रहे हैं वो संगीत को आधार बनाकर उंगलियों को एक क्रम से लगा रहे हैं, और यही जो है वह बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है जिसे लेखक ने लिपिबद्ध किया है। इस पूरे वर्णन को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस गद्य में काव्यात्मक रूप है ये गद्य का, कि लेखक ने कितनी सुंदरता से प्रकट किया है, कितना रसात्मक है ये, और यही लेखक की विशेष शैली है। आइए जानते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज के इस वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत की जीवनचर्या कैसी थी इसका वर्णन किया, और हमने जाना कि बाल गोविंद भगत के संगीत का माधुर्य कैसा था, कितनी मधुरता थी उसके संगीत में।
स्क्रीन पर जो प्रश्न विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप घर जाकर पाठ को पढ़कर लिखने का प्रयास कीजिएगा और मुझे आशा है आप जरूर करेंगे। साथ ही अगली वीडियो को समझने के लिए शेष पाठ पढ़कर आएं। आपको पता ही है शेष पाठ कहां से पढ़ना है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। अंत में विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।